प्रिय छात्रों, आपका हमारे YouTube चैनल अमरनाथ मिश्रा ऑनलाइन जीएस क्लासेज पर स्वागत है। हमने अब तक आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के भारतीय राजवंश और विदेशी राजवंशों की चर्चा हुई। भारतीय राजवंशों में हमने आपको बताया था कि मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या उनके ही ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया सैन्य निरीक्षण के दौरान, और उसके बाद मौर्य वंश विनष्ट हो गया। पुष्यमित्र शुंग ने मगध में पाटलिपुत्र को ही राजधानी बनाकर ब्राह्मण राजवंश या शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूत की हत्या ब्राह्मण वंशी अमात्य वसुदेव ने कर दिया, और ये लगभग 30 वर्षों तक कण्व वंश 75 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 45 ईसा पूर्व तक कण्व वंश चला था। कण्व वंश के अंतिम राजा सुशर्मन के बाद कण्व वंश का मगध से विनाश हो गया, या यह क्षेत्रीय राज्य बन गया, और सत्ता का केंद्र दक्षिण भारत में आंग्र सातवाहन वंश के पास पहुंचा। आंग्र सातवाहन वंश के संस्थापक शिमुक थे। शिमुक किसी समय मौर्यों के या शुंगों के सामंत हुआ करते थे, उनके अधीन थे। बाद में ही राजवंश शक्तिशाली हो गया। हमने शिमुक के इस वंश के बारे में भी, सातवाहन वंश के बारे में बताया था कि इसमें यह मातृकुलीय शासन व्यवस्था वाला राजवंश था। इसमें राजाओं के नाम के आगे उनके माता का नाम जुड़ता था, जैसे यज्ञश्री सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, सातकर्णी प्रथम, इस तरह से नाम जुड़ता था। इसी में एक होते हैं राजा हाल। हमने इन सभी राजाओं के बारे में बताया था आप लोगों को। इसी के तुरंत बाद हमने विदेशी राजवंशों के बारे में बताया था। उसमें यूनानी, शक, पहलव और कुषाण राजवंश की जानकारी आपको दी गई। ध्यान रहे, इसके बाद ऐसी स्थिति में जबकि अब मगध एक कमजोर सत्ता का केंद्र बन चुका था, शकों, कुषाणों, पहलवों और यूनानियों ने पश्चिम भारत और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक के तमाम भूभागों पर अधिकार कर लिया था। ये स्थिति लगभग 300 वर्षों तक चलती रही। लगभग 300 वर्षों तक आगे चल के कुषाणों ने भारत के एक बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। कुषाणों ने मगध तक धावा बोला। मगध को भी एक तरह से उन लोगों ने अधिग्रहित कर लिया। ऐसी परिस्थिति में हम आपको बताना चाहेंगे, ये सत्ता का विकेंद्रीकरण जो हो गया, पश्चिम भारत में शक, कुषाण, पहलव, हिंद, यवन, पूर्वी भारत में शुंग, कण्व जैसे क्षेत्रीय राजा, इसी तरह दक्षिण भारत में सातवाहन जैसे राजा, ये सत्ता के विकेंद्रीकरण का काल था। ध्यान रहे, इस समय लगभग 300 वर्षों का जो विकेंद्रीकरण का ये शासनकाल चला, ऐसे समय में देश को एकता प्रदान करने के लिए 3 शक्तियां सामने आईं। इन 3 शक्तियों में ध्यान रहे, दक्षिण भारत में वाकाटक राजाओं का ब्राह्मण राजवंश, वो दक्षिण भारत में। इसी तरह से पश्चिम भारत में नाग राजवंश, और इधर पूर्वी भारत में गुप्त राजवंश शक्ति को प्राप्त हुए। और ऐसी परिस्थिति में ये गुप्त ही आगे चल करके एक बार पुनः संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधने में सफल रहे। इस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। 300 वर्षों का ये सामंतों का शासन चलता रहा, सत्ता का विकेंद्रीकरण होता रहा। पश्चिम में विदेशी, दक्षिण में सातवाहन और उत्तर पूर्व में मगधों का क्षेत्रीय शासन चलता रहा। इस भारत की एकता को फिर से एक सूत्र में बांधने के लिए 3 शक्तियां आगे आईं, और 3 शक्तियों में बताया जाता है वाकाटक दक्षिण में, पूर्व में गुप्त राजवंश और पश्चिम में नाग राजवंश। ये सारे लोग एक बार सत्ता को केंद्रीकृत करने के लिए आगे आए। इसमें
अपने मकसद में सबसे ज्यादा कामयाब हुए गुप्त राजवंश के लोग। ठीक, गुप्त राजाओं के तमाम अभिलेख और उनमें राजवंश के प्रारंभ की चर्चा मिलती है। ध्यान रहे, ये गुप्त राजा पहले कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। कुषाण सत्ता के समाप्त हो जाने के बाद भारत के एक बड़े भूभाग पर मुरुंड नामक जातियों ने अधिकार कर लिया। मुरुंडों ने भारत के एक बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। ऐसी परिस्थिति में यह बताया जाता है कि स्कंदगुप्त का जो भीतरी अभिलेख मिला है, गुप्त राजा हैं स्कंदगुप्त, उनका भीतरी यहीं गाजीपुर और बनारस की सीमा पर है। भीतरी गोमती नदी और गंगा जी के मिलन का स्थान है, वो जहाँ गोमती नदी जाकर के गंगा जी में मिल जाती हैं, वही स्थल है भीतरी। ये गाजीपुर सैदपुर की एक बाजार है, सैदपुर गाजीपुर की एक तहसील है, उसी की गोमती नदी के किनारे और गंगा नदी के किनारे का एक स्थान है जिसका नाम है भीतरी। इसी भीतरी में एक अभिलेख मिला है। इस अभिलेख को स्कंदगुप्त ने खुदवाया था। इसमें गुप्त राजाओं की वंशावली मिलती है। ठीक, गुप्त राजाओं की वंशावली मिलती है और इसमें सबसे आदि पुरुष, गुप्तों को सबसे आदि पुरुष श्री गुप्त को बताया जाता है। फिर घटोत्कच गुप्त आते हैं और उसके बाद फिर चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं। और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही इस गुप्त वंश को एक राजाओं वाली स्थिति प्रदान की, सामंत से राजाओं वाली स्थिति प्रदान की। इसी ने संभवतः आगे बढ़ते हुए मगध पर अधिकार कर लिया और मगध में, पाटलिपुत्र में गुप्त राजवंश की नींव डाली। ठीक, यहां से राजा की शुरुआत होती है। तो हम लोग इसे यहां लिख लेते हैं, गुप्त राजवंश, इनको जान लेते हैं। प्रारंभ में गुप्त वंश के लोग कुषाणों के सामंत थे। ठीक, ये लोग कुषाणों के सामंत थे प्रारंभ में। आप इसमें अगला जान लीजिए, गुप्त राजवंश की क्रमबद्ध जानकारी मिलती है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में प्रारंभिक जानकारी इन लोगों को इसी भीतरी अभिलेख में मिलती है स्कंदगुप्त के। ठीक, और इसमें आप लिख सकते हैं इसके अनुसार गुप्त वंश के आदि पुरुष थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त, फिर इनके बाद हुए घटोत्कच गुप्त, घटोत्कच गुप्त, इनके बाद हुए चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक,
यहाँ चंद्रगुप्त प्रथम की जानकारी आप ले लीजिए। चंद्रगुप्त प्रथम ये गुप्त वंश के प्रथम सार्वभौम राजा संप्रभुता संपन्न संप्रभुता संपन्न राजा थे, अर्थात संस्थापक। ठीक, संप्रभुता संपन्न राजा चंद्रगुप्त प्रथम। ध्यान रहे, इन्होंने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर गुप्त संवत चलाया। इसकी तिथि 319 ईस्वी है। इसकी तिथि 319 ईस्वी। देखिए, यहाँ से राजवंश की शुरुआत होती है चंद्रगुप्त प्रथम से 319 ईस्वी। और साथ ही साथ ये जान लीजिए, इन्होंने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। ठीक, इन्होंने लिच्छवी वंश, पहले जिसको हम वज्र संघ कह चुके हैं, वज्र संघ वैशाली में था, उसी का लिच्छवी वंश है। वैशाली बिहार की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। चांदी के मुद्रा चलाए। ठीक, चंद्रगुप्त प्रथम, इन्होंने चांदी के मुद्रा चलाए, लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ठीक, ये गुप्त वंश के प्रथम संप्रभुता संपन्न राजा थे, यानी गुप्त वंश के संस्थापक थे, राजवंश के संस्थापक। ठीक, राजवंश के संस्थापक थे।
इतनी चीजें आप चंद्रगुप्त प्रथम के साथ देखते हैं। इनका शासनकाल 319 से 335 ईस्वी के बीच था। राजधानी पाटलिपुत्र। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ये रहे आपके गुप्त वंश के प्रारंभिक राजा। इस वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त श्री गुप्त थे। उनके बाद घटोत्कच गुप्त हुए और उसके बाद चंद्रगुप्त हुए। इसी चंद्रगुप्त ने गुप्त राजवंश की स्थापना कर दी। ठीक, और तमाम चीज़ें इनके सामने, आप इनकी विशेषताओं के बारे में हमने बता दिया। ये सारी चीज़ें ध्यान रहे। इस चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो राजा होते हैं उनका नाम था समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त ने मगध को फिर से एक लंबे समय बाद चक्रवर्ती बना दिया। मगध चक्रवर्ती हुआ करता था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अशोक के समय, बिंदुसार के समय मगध चक्रवर्ती था। आगे चलकर मगध क्षेत्रीय राज्य बनने लगा। लेकिन आप कह सकते हैं कि लगभग 500 सालों बाद मगध एक बार फिर चक्रवर्ती बना और वो समुद्रगुप्त के नेतृत्व में चक्रवर्ती बना। ध्यान रहे, ये जो समुद्रगुप्त थे इन्होंने उत्तर भारत, दक्षिण भारत, आटविक यानी जंगली जातियों सबको युद्ध में परास्त कर और संपूर्ण भारत को जीत लिया और भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया। इस अखंड भारत को एक बार फिर बनाने वाले महाराज समुद्रगुप्त की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। इनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम थे। इनकी माता कुमार देवी थी। अभी हमने बताया कि कुमार देवी से चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया था। इसी कुमार देवी से समुद्रगुप्त जैसे महान राजा, चक्रवर्ती राजा का जन्म हुआ। ठीक, समुद्रगुप्त के इस महान कार्य को देख करके इन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया है। स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त ने संपूर्ण भारत पर अधिकार करके अश्वमेध यज्ञ कराया, इसलिए इन्हें अश्वमेध पराक्रमांक कहा गया है। समुद्रगुप्त को कई सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ये संगीत प्रेमी थे, है ना, इसलिए इनको कविराज कहा गया है। कविराज, अश्वमेध पराक्रमांक। ठीक, ये इनकी उपाधियां हैं। भारत के नेपोलियन, ये इनकी उपाधियां हैं। इस राजा ने संपूर्ण भारत को जीत लिया और जीत करके एकता के सूत्र में बांध दिया। ये महाराज की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक, लगभग 500 वर्षों बाद इस राजा के नेतृत्व में मगध फिर से चक्रवर्ती बना, जो 500 वर्षों पहले चक्रवर्ती होता था और संपूर्ण भारत पर मगध की दबदबा या उसकी सत्ता थी। तो अब हम लोग इनके बाद समुद्रगुप्त के बारे में देख लेते हैं। देख लीजिए दूसरा, समुद्रगुप्त। इनका शासन 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक चला। महाराज समुद्रगुप्त, इनके पिता कौन थे? अभी हमने बताया, चंद्रगुप्त प्रथम। माता कुमार देवी लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी, माता कुमार देवी। और
इनकी राजधानी पाटलिपुत्र। इनकी विशेषता संपूर्ण भारत को जीत लिया। इनकी विशेषता ये थी, इन्होंने संपूर्ण भारत को जीत लिया। इसी कारण इनकी उपाधियां, इनकी उपाधियों के बारे में जान लें। इनकी उपाधियां थी अश्वमेध पराक्रमांक, अश्वमेध पराक्रमांक। एक अच्छे शिकारी थे, इसलिए इनको व्याघ्र पराक्रमांक कहा गया है। और इनको कहा गया है कविराज। क्यों? क्योंकि सिक्कों पर बीड़ा बजाते हैं इनके चित्र। ठीक, कविराज, अश्वमेध यज्ञ पराक्रमांक यानी अश्वमेध यज्ञ इन्होंने किया था। इनकी उपाधियां और जान लीजिए। भारत के नेपोलियन, ये भारत के नेपोलियन भी कहे जाते थे, है ना। इनको इंडिया का नेपोलियन कहा गया है। स्मिथ इनको इंडिया के नेपोलियन कहते हैं। ठीक, ये उपाधियां हैं इस राजा की। इस राजा ने उत्तरापथ और दक्षिणापथ दोनों क्षेत्रों को जीत लिया। दक्षिणापथ के क्षेत्र में इन्होंने ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई, यानी दक्षिण के राजाओं को जीता, उनके राज्य को ग्रहण कर लिया, फिर अनुग्रह यानी कृपा करके मोक्ष उनको छोड़ दिया, कर ले लिया, अपने अधीन बनाकर उनको राज्य वापस कर दिए। उत्तर भारत में इन्होंने 9 राजाओं के संगठन को एक बार में हराया। हारने वाले में नागवंश के राजा प्रमुख थे। और यहां पर उन्होंने प्रशभोद्धरण यानी पूरी तरह से राजाओं को उखाड़ फेंका, उन्मूलन कर दिया, इस राजवंशों का विनाश कर दिया। इसलिए उत्तर भारत की नीति को प्रशभोद्धरण कहा जाता है। इसी तरह से शक, कुषाण, हुण आदि राजा जो थे, उनके लिए इन्होंने कन्योपायन दान की नीति अपनाई, यानी ये राजा, शक राजा, कुषाण राजा, हिंद यवन राजा इनके दरबार में उपस्थित हुए और अपनी कन्याओं का गुप्त राजकुमारों से विवाह कर दिया। इसको कन्योपायन दान कहा जाता है। इसी तरह सीमांत प्रदेश के राजा, जो आसाम, बंगाल इत्यादि सीमांत प्रदेशों में जो राजा होते थे, ये राजा गुरुत्मंदक की नीति अपनाई गई। गुरुत्मंदक का मतलब होता है कि राजा के सामने उपस्थित हुए और राजा ने इनके राज्य वापस दे दिए। अपने राज्य में जाइए वापस और वहाँ राज कीजिए, हमारी अधीनता मानते रहिएगा। इसी तरह से प्रणामागम अर्थात कुछ राजाओं ने इनके राज्य में उपस्थित होकर के, दरबार में उपस्थित होकर इन्हें प्रणाम किया, प्रणाम करते थे, हमेशा अभिवादन करते थे और राजा के मिलने पर भी ऐसा ही करते थे, यानी अपनी अधीनता दिखाते थे। इसके द्वारा इस राजा ने संपूर्ण भारत को जीत लिया। इनका महत्वपूर्ण अभिलेख है, वो है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति को जो है एक महत्वपूर्ण अभिलेख इनके शासनकाल में माना जाता है, उसको हरिशेन ने लिखा है ना। यहां लिख सकते हैं प्रमुख अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति।
ये प्रमुख अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति, और इसके लेखक हैं रवि कीर्ति। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक रवि कीर्ति हैं। इसमें इस राजा को, इसमें राजा का राज जीतने की नीति को धरणीबंध कहा गया है। धरती को बांध लेना। क्या कहा गया? धरती को बांध लेना, धरणीबंध। ठीक, इसमें राजा को धरणीबंध कहा गया है। ये पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत सभी लोगों को एक बार इन्होंने जीत लिया। ठीक है। ये समुद्रगुप्त का विवाह दत्त देवी से हुआ था, दत्त देवी, और उसके बाद इससे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का जन्म हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय भी अपने वंश के एक महानतम राजा रहे, और इन्होंने भी अखंड भारत को बनाए रखने में पूरी सफलता पाई। लेकिन इनका शासनकाल युद्धों की अपेक्षा सांस्कृतिक क्रियाकलापों में ज़्यादा जाना जाता है। इस राजा का जो शासनकाल है वो युद्धों की अपेक्षा सांस्कृतिक, अर्थात क्लासिकी युग बनाने वाले गुप्त युग को यही राजा है। इनके समय चौतरफा दिग्विजय भी हुए, इनके समय नई मुद्राएं भी चली। इस राजा के समय दरबार में नवरत्नों का आगमन हुआ, दरबार के नवरत्न हुए। साहित्य, संगीत, कला, विज्ञान इत्यादि क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। इसी नाते गुप्त युग को क्लासिकी युग कहा जाता है। ठीक, इसको क्लासिकी युग कहा जाता है। और इस नाते हम अब इस समुद्रगुप्त के बाद अगला आपको बता देते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ये देखिए इनका शासनकाल 380 से 414, ये इनका शासनकाल है। पिता समुद्रगुप्त, माता दत्त देवी, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र तथा उज्जैन, ये दोनों इनकी राजधानी है। अर्थात ये उज्जैन से भी शासन करते थे और पाटलिपुत्र से भी शासन करते थे। ठीक, ध्यान रहे कि 375 ईसा पूर्व में अगर इनका 375 ईस्वी में अगर इनका राजाभिषेक होता है तो 5 वर्ष का गैप क्यों है? इस राजा के और समुद्रगुप्त के शासनकाल के बीच एक रामगुप्त नाम के राजा सत्ता में आते हैं जो बड़े कायर थे। रामगुप्त बहुत कायर थे, और एक बार शकों ने रामगुप्त से उनके पत्नी की मांग किया कि अपनी पत्नी हमें दे दीजिए, तब हम लड़ाई नहीं करेंगे, और रामगुप्त तैयार हो गए। फलतः उस महिला ने सभी राज्यों सामंतों से इस पर गुहार लगाई, लेकिन जब कोई नहीं सुना तो इस
महिला के देवर कहे जाने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने स्त्रियों के वेशभूषा धारण करके शक शिविर में प्रवेश किया और शक राजा को वहां पर एक संक्षिप्त मल्ल युद्ध में परास्त कर उनकी हत्या कर दी। इस तरह अपने कुलवधू की रक्षा की। बाद में रामगुप्त भी एक जनविद्रोह में मारे गए और जनता ने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शासन दिया। इस महिला जो जिसका नाम अभी मैंने रामगुप्त के पत्नी को बताया, उसका नाम था ध्रुव स्वामिनी या ध्रुव देवी उसका नाम था। बाद में इस महिला से यानी ध्रुव स्वामिनी से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का विवाह भी हुआ। ये रहा इनके बीच के जो एक संक्षिप्त काल में जो राजा होते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं नोट। समुद्रगुप्त के बाद पांच वर्ष के लिए रामगुप्त एक शासक की चर्चा एक राजा के रूप में मिलती है। ठीक, ये बहुत कायर थे। अतः चंद्रगुप्त को सत्ता प्राप्त हुई। चंद्रगुप्त को सत्ता प्राप्त हुई तथा रामगुप्त की पत्नी का ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय से हुआ। बस इनके बारे में इतना ही जान लें। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र और उज्जैन। इनके लिए बताया जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का एक मेहरौली में लौह स्तंभ मिलता है। लौह स्तंभ जो धूप बरसात जाड़ा झेलते हुए तब से लेकर आज तक उसी तरह खड़ा है। इस पर एकदम से जंग नहीं लगी है, जो उस युग के वैज्ञानिक विकास को दर्शाता है। ध्यान रहे, यहाँ आप लिख सकते हैं प्रमुख लेख। मेहरौली ये दिल्ली में है। दिल्ली का लौह स्तंभ यह आज तक जंग रहित बना हुआ है। ये आज तक जंग रहित बना हुआ है, ये इसकी विशेषता है। पहले यह मेरठ के टोपरा में था। पहले यह मेरठ के टोपरा में था, बाद में इसे
फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली में लाकर स्थापित किया गया। ठीक, देखिए आपने एक नई चीज इसमें पाई, मेहरौली का लौह स्तंभ, ये आज तक जंग रहित बना हुआ है, कुतुब मीनार के सामने मेहरौली में है। वास्तव में ये मेरठ के टोपरा में था, जहाँ इसे महाराज चंद्रगुप्त मौर्य ने गढ़वाया था। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार को महत्ता प्रदान करने के लिए इसे मेरठ से लाकर दिल्ली में गढ़वा दिया। ये एक विशेषता है इसकी। ठीक, फिर आगे जान लें। इस राजा का शासनकाल गुप्त युग का स्वर्णिम काल कहा जाता है। क्लासिकी युग। ठीक, इस राजा का शासनकाल स्वर्णिम काल कहा जाता है, क्लासिकी युग कहा जाता है। इसमें यह भी जान लीजिए, इन्होंने अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को परास्त कर भारत से शक सत्ता का अंत कर दिया। तथा शकर की उपाधि धारण की। और रजत मुद्रा चलाई। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शासनकाल इसी मायने में क्लासिकी युग कहा जाता है। देखिए, विजय, इन्होंने भारत से शक सत्ता को समाप्त कर दिया, यानी शक सत्ता से भारत को मुक्ति दिलाई, देश को चक्रवर्ती बनाया, यानी विजय के क्षेत्र में भी ये आगे बढ़े। मेहरौली का लौह स्तंभ ये विज्ञान के क्षेत्र में चरम पर पहुंचने को दर्शाता है। इसी तरह से इनके दरबार में कवियों का एक दल निवास करता था, जिनकी संख्या 9 थी। इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को क्लासिकी युग का नायक भी कहा जाता है। हाँ, एक चीज ये भी है कि जो हमने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कहा, ये विक्रमादित्य इनकी उपाधि है, तो इसके लिए भाई ये जान लीजिए कि इन्होंने शकर की उपाधि धारण की और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, दोनों। इसलिए तथा विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि भी ये धारण करते हैं। अब हम लोग इनके क्लासिकी युग में जो इनके नवरत्न हैं, उन नवरत्नों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक, डियर स्टूडेंट, आप लोग जब हमें पढ़ें, कुछ कहीं नहीं समझ में आता हो, कहीं समस्या हो रही हो, तो आप कमेंट के माध्यम से उसे हमसे अवश्य ही पूछ सकते हैं। इससे हम आपकी प्रतिक्रिया भी जानते रहेंगे। आपको तमाम अगर गलत जो चीज़ें होती हैं, कभी कभी भूल चूक में गलत चीज़ें पहुंच जाती हैं, उसमें सुधार भी हो जाएगा। जो नहीं समझ में आ रहा होगा उसको हम आपको बता भी देंगे। ठीक, तो आइए हम लोग अब इनके नवरत्नों की चर्चा कर लेते हैं।
चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्न। ये नवरत्न इस राजा के दरबार जो विविध क्षेत्रों के महान विद्वान थे। इनमें शामिल थे अमर सिंह, बेताल भट्ट, कहीं विट्ठल भट्ट भी मिलता है इनको, धनवंतरी, शंकु, घटकारपर, छर्पणक, ये छर्पणक हुए। कालिदास, वाराह मिहिर, और वर रुचि। ठीक, ये रहे आपके ये अपने अपने क्षेत्रों के महान विद्वान। इन लोगों ने अमर सिंह का अमरकोश प्रसिद्ध है, बेताल भट्ट इन्होंने सिंहासन बतीसी लिखी है, धन्वंतरी आयुर्वेदाचार्य, शंकु घटकरपर छर्पणक, कालिदास वाराह मिहिर, वैज्ञानिक कालिदास साहित्यकार थे। ठीक, ऐसे जान लीजिए कि रचनाएं कुमार संभव, ठीक, मेघदूतम, ठीक, ये देखिए कुमार संभव, मेघदूतम, रघुवंश महाकाव्यम, कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंश महाकाव्यम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम,
आगे है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक, ये कालिदास की महान रचनाएं हैं आपके सामने, जो महाराज के नवरत्न हुआ करते थे। इस तरह से इस राजा के युग को क्लासिकी युग कहा गया। 400 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 380 ईसा पूर्व से 412 ईस्वी तक, 380 ईस्वी से 412 ईस्वी तक ये सत्ता में रहे। हर क्षेत्र में इनके राज्य का विकास होता रहा। ठीक, हम लोग आगे चलते हैं। ध्यान रहे कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधियां और भी हैं, बहुत सी उपाधियां हैं। इसमें विक्रमादित्य उपाधि इनकी सबसे अधिक प्रसिद्ध उपाधि है। ठीक, इनको परम भागवत भी कहा गया है। प्रसिद्ध उपाधि परम भागवत। ये सारे रहे। चंद्रगुप्त के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य लोगों के बारे में देख लेते हैं। कुछ अन्य राजा हैं, प्रसिद्ध राजा, उनकी चर्चा भी हम लोग कर लेते हैं। चंद्रगुप्त के बाद ध्रुव स्वामी और रामगुप्त से जन्मे पुत्र गोविंद गुप्त की चर्चा मिलती है। चंद्रगुप्त के बाद ध्रुव स्वामी और रामगुप्त से जन्मे पुत्र गोविंद गुप्त की चर्चा मिलती है, और चंद्रगुप्त के बाद वही राजा बने। लेकिन उनका शासनकाल बहुत अल्प था, महज 3 वर्षों का शासनकाल था। 415 में कुमारगुप्त नामक राजा सत्ता में आए। तो आप गुप्त राजवंश में लिख सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गोविंद गुप्त केवल 3 वर्ष के लिए राजा रहे। इसके बाद फिर कौन से आ जाते हैं महाराज? कुमारगुप्त। इसके बाद कुमारगुप्त राजा होते हैं। कुमारगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। इनको महेंद्रादित्य कहा जाता है। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। इस राजा के समय में ये बताया जाता है कि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। एक बड़ी विशेषता इनकी है, इन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ किया था, और नालंदा भागलपुर बिहार में है, वहाँ पर इन्होंने एक विश्वविद्यालय स्थापित करवाया था। एक विश्वविद्यालय स्थापित करवाया था। ध्यान रहे, यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, और इसका विनाश मध्यकाल में आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने किया। उसने इस
विश्वविद्यालय के पुस्तकालय धर्मगंज में आग लगा दी और विश्वविद्यालय विनष्ट हो गया। ध्यान रहे, कुमारगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था और इनका प्रमुख अभिलेख मंदसौर एमपी में है। इसमें रेशम बुनकरों की चर्चा है। ठीक, कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। और कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के बाद आते हैं प्रसिद्ध राजा स्कंदगुप्त। हम लोग थोड़ा सा स्कंदगुप्त के बारे में जान लें। ठीक, कुमारगुप्त के बारे में हमने जाना कि ये नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। इनका विनाश इस विश्वविद्यालय का विनाश इस विश्वविद्यालय का विनाश मध्यकाल के आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने किया। उसने इस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय धर्मगंज में आग लगा दी। ध्यान रहे, कुमारगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। इनका प्रमुख अभिलेख मंदसौर अभिलेख, इसमें रेशम बुनकरों की चर्चा मिलती है। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं स्कंदगुप्त को। स्कंदगुप्त, इनको क्रमादित्य कहा जाता है। स्कंदगुप्त क्रमादित्य। इन्होंने, या ऐसे लिख सकते हैं, जूनागढ़ अभिलेख पर इन्होंने भी सुदर्शन झील के पुनरुद्धार कराने की उल्लेख किया है। इस झील को स्कंदगुप्त ने अपने गुजरात प्रांत के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित
के द्वारा पुनर्निर्मित कराया। ये रहा इनके शासनकाल की प्रमुख घटना। हुणों का आक्रमण। हुणों का आक्रमण इनके शासनकाल की प्रमुख घटना। जानकारी भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक, स्कंदगुप्त। ध्यान रहे इस राजा के शासनकाल की ये प्रमुख घटनाएं हैं। इस राजा के शासनकाल के बाद एक भानुगुप्त नाम के राजा की चर्चा मिलती है। इस राजा का एरण अभिलेख प्रसिद्ध है, क्योंकि इस अभिलेख में यह अभिलेख सती प्रथा का पहला अभिलेख ही साक्ष्य देता है। एरण अभिलेख सती प्रथा का पहला अभिलेख ही साक्ष्य है। ध्यान दीजिएगा इस पर। गुप्त वंश के अंतिम महान राजा चंद्रगुप्त तृतीय थे। इनके बाद गुप्त एक क्षेत्रीय राजा हो गए। ये रहा आपका गुप्त राजवंश। ध्यान रहे गुप्त राजवंश में कुछ चीजें और भी हैं, जैसे इस राजवंश में जो गुप्तों का राजकीय चिन्ह बताया जाता है विशेष गुप्तों का राजकीय चिन्ह गरुड़ ध्वज तथा धर्म वैष्णव या भागवत धर्म गुप्तों का राजकीय चिन्ह गरुड़ ध्वज और इनका धर्म वास्तव में वैष्णव धर्म। इतना ही नहीं, इसमें भी जान लीजिए कि
इस युग में मंदिरों पर शिखर बनना शुरू हुआ है। इस युग में मंदिरों पर शिखर बनना शुरू हुआ। प्रमुख मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये भगवान विष्णु का मंदिर था। देवगढ़ का दशावतार मंदिर पंचायतन शैली का प्रमुख मंदिर था। ये मंदिर उस युग में और बहुत से हैं, लेकिन देवगढ़ का दशावतार मंदिर सबसे प्रमुख मंदिर माना जाता है। ध्यान रहे, इस युग में कुछ गुफाओं की चर्चा मिलती है, जैसे बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं, और अजंता की गुफाएं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाओं में गुफा संख्या 16 और 17 बहुत प्रसिद्ध है। 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र, 17 में बुद्ध के उपदेशों की चर्चा मिलती है। ये इस युग की विशेषता है। प्रिय छात्रों, हम आपको एक बार फिर कहना चाहेंगे, जो हमने आपको पढ़ाया आपको एक नोट्स के रूप में मिला। इस चीज़ों में अगर कहीं कुछ त्रुटि होती है या पढ़ने में आपको कहीं परेशानी होती है, तो आप हमें कमेंट के द्वारा उसे अवश्य सूचित करें, उसे अवश्य हमें बताएं, उसमें सुधार होगा। कहीं शंका होगी तो उसका समाधान होगा। इसी के साथ हमें आप लाइक और कमेंट करें, ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े और हम आपको और अच्छी तरह से पढ़ा सकें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।